गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RW सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए NCERT 7 बजे की क्लास लेकर। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि क्लास की शुरुआत की जा सके। आज हम लोग 1.5 घंटे की क्लास लेंगे क्योंकि शाम को एक क्लास और भी होती है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की। और कल से फिर 2 घंटे की क्लास आपकी चलती रहेगी क्योंकि कल शाम को फिर कोई क्लास नहीं होती है। तो इस तरह से टाइम को थोड़ा सा मैनेज करते हैं। अभी मैराथन चल रहा था जो उसके चक्कर में दूसरे क्लासेस को थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़ा। समय उसी बीच में ही निकाला जाना संभव होता है। तो आज भी उसी चैप्टर पर है और कल भी इसी चैप्टर पर रहेंगे क्योंकि ये चैप्टर सबसे बड़ा है अपने विस्तार के क्रम में। ब्रिटिशों के बहुत सारी चीज़ों को अकेले ही यह समाहित कर लेता है। इसके बाद के चैप्टर थोड़े से छोटे भी हैं, लेकिन ये चैप्टर सबसे बड़ा है। और जैसा हम जानते हैं कि यहाँ अगर हमारी बेसिक समझ बन जाती है फिर ब्रिटिश विस्तार को समझने में हमें बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी। अभी तक हमने दक्षिण भारत के संदर्भ में देखा था और अब जरा बंगाल के संदर्भ में देखते हैं जिसकी शुरुआत हो चुकी थी कि बंगाल में ब्रिटिशों का विस्तार कैसे हुआ। तो उसको जरा देखने की कोशिश करते हैं उसमें और क्या क्या चीज़ें डाली जा सकती है। तकरीबन तमाम वो बातें जरूर डाली जाती है जो कॉन्सेप्ट का पार्ट है, फैक्ट्स के लेवल पर थोड़े से कम हो जाते हैं एनसीईआरटी के एनसीईआरटी की सामग्री को देखें तो। वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों का। प्रणाम। चलिए, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग। ठीक है बच्चे, चलिए सभी बच्चे आ चुके हैं तो मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ। एक चैट देखने का मतलब होता है कि अगर कोई सवाल होगा तो वो पहले वही पूछ लेंगे। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन देना जब जरूरत होगी दे देंगे, आपके कहने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना समझ पा रहे हो उतना तो मैं भी समझ पा रहा हूँ। और ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हर जगह मुख्य परीक्षा के आंसर बनेंगे ही नहीं। एक्चुअली क्या है, आपको सिलेबस समझ में नहीं आता है इसलिए आप ऐसे सवाल को करते हैं। लिखना जो है, जो पहले का क्वेश्चन है वह भी आपने पूरा नहीं लिखा है तो एक बार उसको भी आप लिख करके दिखा दीजिए। और जहाँ ज़रूरत होगी आप, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसके लिए सक्षम हूँ, मैं डिसीजन ले सकूँ। तो यहाँ पर आज चैप्टर चल रहा है अभी अपना, जो चैप्टर है आपका भारत में यूरोपियों का आगमन और अंग्रेजों की विजय। शब्द एक छूटा हुआ है, अंग्रेजों की विजय शब्द यही चल रहा है। और इसमें से हम सब चैप्टर के रूप में देखें तो यहाँ जो हमारा सब चैप्टर हो जाएगा वह हो जाएगा बंगाल में ब्रिटिशों की विजय। बंगाल में ब्रिटिशों की विजय कैसे होता है। और हमने देखा कि ब्रिटिशों की विजय की जो शुरुआत हो जाती है वह शुरुआत आपकी होती है जब फर्रुखसियर के द्वारा 1717 ईस्वी में एक फरमान दिया जाता है। और फरमान क्या है? वह फरमान जिसके आधार पर हम देखते हैं कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। तो जो व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई, एक मुश्त भुगतान के बदले जो व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ, उसके उसी अलग एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। उद्देश्य कोई गलत नहीं था कि अगर व्यापारिक एकाधिकार दिया जा रहा है तो इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं थी। बुरी बात यह है कि इस व्यापारिक एकाधिकार का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा कंपनी के द्वारा वो बहुत ही बुरे तरीके से किया जाएगा और उसमें अपने व्यक्तिगत लाभ को, यानी कंपनी के लाभ तो है ही, जो कर्मचारी हैं उनके व्यक्तिगत लाभ को भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से बंगाल से प्राप्त होने वाले सरकारी राजस्व का नुकसान होगा। और समस्या यहाँ से खड़ी हो जाती है और यह समस्या आगे बढ़ते बढ़ते इस रूप में सामने आती है कि धीरे धीरे बंगाल के प्रशासन पर ही ब्रिटिशों का कब्जा हो जाता है। जब मजबूत शासक थे तब तो ये समस्या उत्पन्न नहीं हुई और जैसे ही शासक कमजोर होते यह समस्या स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। तो बंगाल में ब्रिटिशों की विजय को देखें तो यहाँ पर हमने देखा कि ये ऑलरेडी हमने लिख लिया है कि फर्रुखसियर के शासनकाल में कंपनी को विशेष सुविधा दी गई थी। अब उसी लाइन को थोड़ा सा कनेक्ट कर देते हैं कि फर्रुखसियर के शासनकाल में जो कंपनी को विशेष सुविधा दी गई उसका दुरुपयोग कैसे किया जा रहा था। दुरुपयोग कैसे किया जा रहा था, इससे हमारे लाइन पिछले वाली से जुड़ जाएंगे। आपको तो हेडिंग डालने की भी जरूरत नहीं होती है। तो 1717 के फरमानों का कंपनी द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था या कंपनी द्वारा अनेक तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा था। और यहां पर लेंगे उदाहरण
किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा था? दुरुपयोग यह है कि कंपनी के कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार पर भी कर नहीं देते थे या करों का भुगतान नहीं करते थे। थोड़ा सा शब्द भी अच्छा करते हैं ना, करों का भुगतान नहीं करते थे, करों का भुगतान नहीं करते थे व्यक्तिगत व्यापार पर। जबकि सुविधा जो दी गई थी वह दी गई थी इस रूप में कि आप कंपनी के जो व्यापारिक माल होंगे उस पर हमें टैक्स नहीं देना है, उस पर टैक्स नहीं देना है। जबकि यहां पर क्या देखते हैं, यहां पर कंपनी अपनी व्यापारिक जो वस्तुएं हैं, पर्सनल जो बात है, उसको भी हम क्या देखते हैं, यहां पर उसको भी एक तरह से मुक्त कर दे रहे हैं, यानी उस पर भी व्यापारिक मतलब कर जो होना है वह नहीं देना चाहता है। दूसरा क्या है कि कलकत्ता में आने वाली व्यापारिक वस्तुओं पर भारी कर लगाते थे, चाहे वह सरकार का ही क्यों ना हो, या सरकार की ही वस्तु क्यों ना हो। अब देखिए, सरकार तो है ही। अब सरकार का, जैसे मान लो अभी भारत सरकार है, तो भारत सरकार है तो भारत सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों है यहाँ पर। अभी इस रूप में सोचिए कि भारत सरकार भी है, प्राइवेट कंपनी भी है। क्या भारत सरकार की अधिकारिता सभी कंपनियों पर नहीं है? तो बिल्कुल है। भारत सरकार के जो अधिकारी होते हैं वह चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी ऑफिस हो, सब पर समान रूप से अधीक्षण कर सकते हैं, या उनके पास क्षमता होती है, इतना पावर होता है, संविधान द्वारा स्वीकृत यह पावर है। उसी तरह से अगर हम अपने ही क्षेत्र में, ठीक है हमने पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको दे दिया व्यापार करने का अधिकार, लेकिन हमने अगर अपना व्यापार किया तो उस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं, ऐसी मान्यता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी गलत करती थी। जो व्यापारिक वस्तुएं भारत की भी आ रही है या सरकारी भी व्यापारिक वस्तुएं हैं, उस पर भी टैक्स मनमाने तौर पर लगा देती थी, चाहे वह सरकार का ही टैक्स क्यों ना हो। सरकार से हम रियायत भी पा रहे और सरकार पर टैक्स भी ले लेते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, कलकत्ता नगर की किलेबंदी करना। जब तक अलीवर्दी खान जैसे मजबूत शासक उपस्थित थे, जब उपरोक्त सभी बातों को लेकर, ऐसे कर सकते हैं, उपरोक्त सभी बातों को लेकर कंपनी तथा नवाब के मध्य विवाद होता रहता था। लेकिन अलीवर्दी खान के समय तक क्या रहा, खान के शासन काल तक नवाबों ने कंपनी पर अंकुश लगाए रखा, कंपनी की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाए रखा, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाए रखा, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाए रखा जब तक अलीवर्दी खान जैसे शासक। 1717 की फरमानों का कंपनी द्वारा अनेक तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा था। उदाहरण, कंपनी के कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार पर करों का भुगतान नहीं करते थे, कलकत्ता में आने वाली व्यापारिक वस्तुओं पर भारी चुंगी लगाते थे या भारी कर लगाते थे, चाहे वो नवाब की या सरकार की वस्तु ही क्यों ना हो। कलकत्ता नगर की किलेबंदी करने की कोशिश करते थे। उपरोक्त सभी बातों को लेकर कंपनी तथा नवाब के मध्य विवाद होता रहता था, लेकिन अलीवर्दी खान के शासनकाल तक नवाबों ने कंपनी की अवैध गतिविधियों पर
अंकुश लगाए रखा। अतः हम क्या देखते हैं, अतः ब्रिटिश कंपनी बहुत अधिक प्रभाव स्थापित नहीं कर पाई, बहुत अधिक प्रभाव स्थापित नहीं कर पाई, क्योंकि शासक यहां पर मजबूत है तो कंपनी यहां पर कमजोर रहेगा। शासक मजबूत होगा तो स्थापित नहीं कर पाई। ठीक है, गतिविधियों पर अंकुश लगाए रखा, अतः ब्रिटिश कंपनी बहुत अधिक प्रभाव यहां पर स्थापित नहीं कर पाती है। इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि नवाब यहां पर मौजूद है। लेकिन जैसे ही हम क्या देखते हैं कि सिराजुद्दौला जैसे ही यहां पर शासक बनता है, वहां से समस्या शुरू हो जाती है। ऐसी समस्या क्यों शुरू होती है, इसके लिए केवल आप कंपनी को ही दोषी मत ठहराइए। होता क्या है कि हमें शासक के नेचर को भी समझना होगा। अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ तो खैर नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में शायद, लेकिन आप अलीवर्दी खान को पढ़ेंगे तो अलीवर्दी खान ने कहा था, यूरोपीय कंपनियों के बारे में एक स्टेटमेंट है जिसको हमें समझना चाहिए। उसने कहा था कि यह यूरोपीय कंपनी एक मधुमक्खी के समान है, हनी बी के समान है। हनी बी को आप देखते हैं जो छत्ता लगा रहता है, पैरों में, घरों के आसपास कहीं लगे रहते हैं, जिससे हम मधु निकालते हैं। तो हनी बी क्या होता है, एक समूह में रहता है, एक छोटे से जगह पर एक समूह में। जब तक उसको आप नहीं छेड़ते, वो भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और अगर चाहें तो समय समय पर उसमें बहुत हनी जमा हो जाता है तो उसको काट के आप सावधानी से निकाल लेंगे। वो आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि जा करके हाथ से निकाल लिया, उसके लिए विशेष तिक्रम लगाना पड़ता है, तो फिर हम मधु वहाँ से प्राप्त कर पाने में सक्षम होते हैं। और वो मधुमक्खी फिर से मधु बनाने के लिए बिना आप पर आक्रमण किए तैयार रहती है। तो इन्होंने कहा कि देखो, ये मधुमक्खी के समान है, अगर इसका हम सावधानी से उपयोग करते हैं तो इससे हमें मधु प्राप्त होगा। यहाँ पर मधु यानी हनी का मतलब है कि जो व्यापार की सुविधाएं हमें प्राप्त हो रही है, हमारे दस्तकारों को काम मिल रहा है, असल उसकी बात कर रहे थे। इन्होंने एक तुलनात्मक रूप से कहा, उन्होंने कहा कि हमें मधु मिलता रहेगा, यानी मीठा पदार्थ मिलता रहेगा, यानी व्यापार से हमें मुनाफा प्राप्त होता रहेगा। लेकिन अगर हम इसे छेड़ते हैं तो फिर यह काट काट करके आपको मार डालेगी। तो अलीवर्दी खान इसकी प्रकृति को अच्छे से समझता था। एक शासक की यही प्रकृति होनी भी चाहिए कि जिस पर हम शासन कर रहे हैं उसके नेचर को हम अच्छे से समझ पाए। तो अलीवर्दी खान ने टाइट करके रखा, बहुत उसको रियायत नहीं दी, लेकिन इस प्रकार की कोई बातें नहीं की कि ताकि विवाद हो जाए। लेकिन इसकी तुलना में सिराजुद्दौला एक तरह से देखा जाए तो नवयुवक था और जल्दी गुस्सा आने वाला प्राणी था। उसको तुरंत गुस्सा आ जाता था, जो उसकी बात को ना माने तुरंत वह गुस्से में ही आ जाता था। अक्सर देखेंगे हम लोगों के स्वभाव में भी यही शामिल हो जाता है। अक्सर जब थोड़ी अज्ञानता होती है तो अज्ञानता के समय हम प्रयास करते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य होना चाहिए। आप लोग भी कभी अनुभव कीजिएगा कि गुस्सा अगर कभी बहस करने के दौरान आपको आता है, आप मतलब एक बार विचार करके देखिएगा कि ये गुस्सा क्यों आया है। इसलिए कि आप चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उस बात को कोई स्वीकार कर ले, और अगर कोई स्वीकार नहीं करता है तो उसको हम तर्क से हराने की बजाय हम उसको क्या करते हैं, उसको फिर उस पर गुस्सा करके उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। और यह मानव स्वभाव है, आप ही नहीं करते, हम लोग भी करते हैं, एक मानव स्वभाव है। तो सिराजुद्दौला के पास ये मानव बुराई थी। कारण है कि वह शासक है, उसको इस प्रकार से उतावलेपन को नहीं दिखाना चाहिए। तो अगर कंपनी ने माना, जैसे कहा कंपनी को भाई तुम किलेबंदी बंद करो, और कंपनी ने कहा नहीं करूंगा या नहीं किया, डायरेक्ट जवाब नहीं भी दिया और किलेबंदी करता रहा, तो उसने कलकत्ता पर आक्रमण ही कर दिया। जबकि उसको चाहिए था कि एक ऐसे चैनल को खोल के रखे जिसकी वजह से समझौता भी हो सके। दूसरा है कि आपके जो अनुचर है, अधिकारी जो आपके अंदर सेना न्यायक है या अन्य लोग हैं, उनके साथ भी आप बेहतर व्यवहार करिए, कि नहीं तो वही आपके खिलाफ चला जाएगा। अच्छा शासक वही होता है जो नौकरों की नज़र में बढ़िया हो, जो अपने से, मतलब कोई भी व्यक्तित्व वही अच्छा माना जाता है जो कि अपने से नीचे के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर नीचे के लोगों के साथ हम बुरा व्यवहार करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, भले हम किस रूप में अपने दिखाते हैं, ये मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो सिराजुद्दौला थोड़ा सा जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति था और जल्दबाजी के चक्कर में उसको गुस्सा भी खूब आता था। इस वजह से उसने ऐसी गलती कर दी जिससे कंपनी को हस्तक्षेप का मौका मिला। क्यों हस्तक्षेप का मौका मिला? क्योंकि सिराजुद्दौला ने अपने व्यवहार से उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ कर दिया था और अपने व्यवहार से उन अधिकारियों को भी खफा कर दिया था जो उसकी सेना का सेनानायक होता था। यहाँ पर केवल मीर जाफर को हम दोष नहीं दे सकते, यहाँ दोष सिराजुद्दौला को भी देना पड़ेगा, क्योंकि अलीवर्दी खान तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब आकर के यहाँ पर दिक्कत होगी। उपरोक्त सभी बातों को लेकर कंपनी तथा नवाब के मध्य विवाद होता रहता था, लेकिन अलीवर्दी खान के शासनकाल तक नवाबों ने कंपनी की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाए रखा, अतः ब्रिटिश कंपनी बहुत अधिक प्रभाव स्थापित नहीं कर पाई। फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर यहाँ हम चलते हैं, अगर इसको आगे बढ़ाए तो जो मैंने कहा कि सिराजुद्दौला का व्यक्तित्व ऐसा नहीं, सिराजुद्दौला का व्यक्तित्व क्या था? का व्यक्तित्व अस्थिर था। उसे बहुत जल्द गुस्सा आता था, तथा उतावलापन भी था। बहुत जल्द गुस्सा आता था तथा व्यक्तित्व में उतावलापन भी था। तथा व्यक्तित्व में क्या है? व्यक्तित्व में उतावलापन भी था। उतावलापन ये बहुत बुरी चीज है, उतावलापन भी था। बहुत बुरी चीज है व्यक्तित्व में उतावलापन। जल्दी जल्दी काम हो जाए, ये हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे ही हो जाए, तुरंत हो जाए। अरे जो होना है समय से होगा, प्लान से होगा, ऐसा अचानक नहीं है। और यही कारण है कि हम लोग सर्वाइव करते हैं। 3 महीने में हम यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेंगे। ऐसा कितने बच्चे सोचते हैं कि भला 3 महीने में ये पूरा का पूरा सिलेबस 14 सब्जेक्ट हमें समझ बना करके पढ़ना होता है। 5-6 महीने से तो हम लोग ही पढ़ रहे हैं। क्या हमारी समझ पूरी बन पाई? कैसे हम कहेंगे कि हम सफल हो जाएं या सफल हो जाना हमें चाहिए? क्या भगवान इसमें सहारा दे सकते हैं? सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारी तैयारी अच्छी हुई है कि नहीं। अभी हम आंसर राइटिंग में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम पीटी वाले में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो बेस बना रहे हैं, 5-6 महीने में बेस बनाते हैं, और फिर अगर यहाँ हमने अच्छा काम किया तो आगे हम बेहतर और करने की स्थिति में होंगे। तो जीवन में उतावलापन बड़ा बेकार का चीज़ है। इसके पास भी वही था, उतावलेपन की वजह से इसको गुस्सा भी बहुत आ रहा है। तो यहाँ व्यक्तित्व की एक कमी थी, इस वजह से इसने क्या किया? उतावलापन भी था। इसके कारण से या इसकी वजह से हम क्या देखते हैं? वजह से नवाब बनने के उपरांत उसके अनेक दुश्मन उत्पन्न हो गए। उपरांत उनके अनेक विरोधी खड़े हो गए। अनेक विरोधी खड़े हो जाते, विरोधी उत्पन्न हो गए। जैसे हम क्या देखते हैं? उदाहरण ले लें, कैसे विरोधी खड़े हो गए? तो यहां हम देखें, जैसे हम देखते हैं कि जो सत्ता के दूसरे दावेदार यहां पर उत्पन्न हो जाते हैं। जो सत्ता को प्राप्त करने वाले दूसरे दावेदार थे, वह भी यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वह भी चाहेगा कि यहां पर मुझे मिल जाए। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मीर जाफर हो जाएगा। मीर जाफर, ये कौन है? मीर बख्शी है। मीर बख्शी का मतलब क्या होता है? ये है ना सेना मंत्री हम कहते हैं। मीर बख्शी को मैंने फिर लिख दिया, जबकि मुझे ये लिखना नहीं चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि आपने पढ़ लिया। खादिम खान हो जाएगा। इसके बाद हम देखें खादिम खान हो जाएगा। खादिम खान ये कौन है? ये है दूसरा सेनानायक। देखिए यहां पर मैंने क्या किया, जैसे ये शब्द लिखा है ना कि सत्ता के दूसरे दावेदार, इसको यहां पर एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन मैं यहां लिखा देता हूं, जो है आपका पूर्णिया का नवाब, पूर्णिया तथा ढाका का नवाब, इसके रिश्तेदार है। पूर्णिया तथा ढाका का नवाब। ढाका कहाँ है? का नवाब। ढाका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है कि बंगाल में?
ढाका नामक स्थान उत्तर प्रदेश में है कि बंगाल में? वैसे तो ढक्का नामक गांव दिल्ली में भी है, मुखर्जी नगर के बगल में ही। हम लोग भी वहाँ पर जब स्टूडेंट हुआ करते थे ना, सस्ते के चक्कर में वहीं रहते थे। ढक्का नामक एक गांव तो यहाँ पर भी है। वैसे छोटे मोटे गांव के नाम भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल ढाका की जिस जो पहचान होती है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है कि बंगाल में? तो ये मुझे लगता है कि आप कह ही देंगे बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में। तो हम क्या देखते हैं, सत्ता के दूसरे दावर पूर्णिया तथा ढाका का नवाब है। मीर जाफर है जो मीर बख्शी है। खादिम खान जो है वह कौन है, वह दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं, ठीक है, बांग्लादेश में है, बंगाल यानी बांग्लादेश है। जिसमें बच्चे ने लिखा कि बांग्लादेश में है तो वह भी अच्छा है, वो मतलब अच्छा ही है, मतलब इतना तो धीरे धीरे क्या करते हैं, देखते जानकारी हमारी इनहेंस होती रहती है। एक हो जाएगा आपका मनिक चंद, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका मनिक चंद हो जाएगा। मनिक चंद क्या है, कलकत्ते का अधिकारी। मनिक चंद हो जाएगा, कौन हो जाएगा ये, कलकत्ते का अधिकारी या कलकत्ता का अधिकारी। यह भी इसके खिलाफ अधिकारी। इसकी चर्चा हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन यहां एनसीईआरटी वाले में तो नहीं दिया है, इसकी चर्चा आगे करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया मंजू निशा, सभी बच्चों ने सही उत्तर दिया है। फिर हम देखते हैं, एक हो जाएगा आपका अमीर चंद। अमीर चंद कौन है, ये है धनी व्यापारी, धनी व्यापारी हो जाएगा। फिर है, एक है आपका जगत सेठ। जगत सेठ ये कौन है, ये है कलकत्ता का बैंकर है, ये भी बहुत अमीर आदमी है। जगत सेठ का नाम समझ लीजिए। जगत सेठ मतलब क्या है, जगत का मतलब क्या होता है, संसार होता है। सेठ का तो सेठ ही मतलब हुआ, यानी संसार का सेठ, बहुत बड़ा। उस समय का अंबानी, बंगाल का अंबानी अडानी रहा होगा, इसलिए उसको जगत सेठ कहते हैं। ये सारे लोग थे जो सत्ता के दूसरे दावेदार। पूर्णिया का नवाब, जैसे यहाँ ढाका का नवाब हम देखते हैं घसीटी बेगम है, जो अलीवर्दी खान, उसको 3 बेटी ही था, बेटा नहीं था, 3 बेटी थी, बेटी ही थी। और बेटी को अलग अलग जगह पर उसने सेट किया था, किसी को ढाका में सेट किया था, किसी को पूर्णिया में सेट किया था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर, एक्चुअल में वो बिहार का ही कोई मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पूर्णिया एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। फिर हम देखते हैं कि एक यहाँ कलकत्ता का हो गया, यानी तीनों को अलग अलग जगह सेट कर दिया कि कोई उत्तराधिकार का संघर्ष नहीं हो, लेकिन बनना तो सबको नवाब है, इसलिए उत्तराधिकार का संघर्ष होगा ही होगा। तो ये सारे लोग इसके विरोधी थे। क्यों विरोधी है, इसलिए विरोधी है कि यह एक प्रकार से उतावलेपन का प्रदर्शन कर रहा है, उतावलेपन का प्रदर्शन कर रहा है। यहां पर हम क्या देखते हैं, कलकत्ते के किलेबंदी के मुद्दे पर, कलकत्ते के किलेबंदी के मुद्दे पर, किलेबंदी के मुद्दे पर सिराजुद्दौला का विवाद किससे प्रारंभ हुआ, का विवाद प्रारंभ होता है ब्रिटिश कंपनी से। सिराजुद्दौला का विवाद किससे प्रारंभ हुआ, विवाद ब्रिटिश कंपनी से प्रारंभ हुआ। अब मामला क्या था, ब्रिटिश कंपनी से प्रारंभ हुआ, सिराजुद्दौला का विवाद ब्रिटिश कंपनी से प्रारंभ हुआ। अगर मामला देखें तो मामले को मैं समझा देता हूं। कलकत्ते के किलेबंदी के मुद्दे पर सिराजुद्दौला का विवाद ब्रिटिश कंपनी से प्रारंभ होता है। यहां पर हम जान सकते हैं या तो याद भी रख सकते हैं कि वस्तुतः अभी के दौर में देखेंगे, जब सिराजुद्दौला को हम देखते हैं, बनता है शासक 1756 में, 1756 में वह नवाब बनता है। अगर 1756 को याद करें तो कल हम लोगों ने याद किया था कि वह दौर था कर्नाटका युद्ध। कर्नाटक के क्षेत्र में हैदराबाद और कर्नाटक वाला एरिया को लेकर के ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी आपस में युद्ध कर रहे थे, और इस समय तक फ्रांसीसी कंपनी बेहद कमजोर हो गई थी जब उसके डुप्ले को, यानी उसके गवर्नर डुप्ले को वापस बुला लिया था 1753 ईस्वी में पेरिस की संधि के बाद। तो जबकि दक्षिण भारत में लगभग कमजोर ही है, लेकिन उत्तर भारत में यानी खास करके बंगाल में एक फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी चंद्रनगर, जो कलकत्ता के पास है। तो जब
अंतिम प्रहार की तैयारी कंपनी कर रही थी कि चलो अब फ्रांसीसियों से हम निपट ही लेते हैं, तो यह युद्ध शुरू होने वाला था कि सभी कंपनियों ने, या चाहे फ्रांसीसी कंपनी हो चाहे ब्रिटिश कंपनी हो, दोनों ने अपने अपने फैक्ट्री की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। यानी वहां पर ऊंची ऊंची दीवारें दी जाने लगी, आर्म्ड फोर्स रखे जाने लगे। तो कोई भी नवाब बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई गतिविधि हो और मुझसे पूछे बगैर हो। सिराजुद्दौला जो उसमें मुर्शिदाबाद में रहता था, उसने आदेश दिया कि भाई आप अपना ये धंधा बंद करो, किलेबंदी बंद करो। मेरे क्षेत्र में आप झगड़ा नहीं कर सकते, आपस में लड़ाई मेरे क्षेत्र में नहीं कर सकते। यहाँ का राजा मैं हूं, तो मुझसे पूछे बगैर आप झगड़ा नहीं कर सकते। तो फ्रांसीसी कंपनी जो भी डाउन जा रहे थे, उसने कहा हाँ सर, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि झगड़ा नहीं होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, जिसका पक्ष कमजोर होता है वो समझौते के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। तो फ्रांसीसी कंपनी अभी कमजोर है, उसने कहा हाँ हाँ मैं तो यही कह रहा हूं, झगड़ा नहीं करना चाहिए और मैं बंद कर देता हूं। तो फ्रांसीसी कंपनी क्या करती है, जबकि आप इसी फ्रांसीसी कंपनी को आप कर्नाटक में देखेंगे, हैदराबाद में देखेंगे, तो उसने जब कहा कि युद्ध बंद करो, फ्रांसीसी कंपनी ने कहा कि युद्ध बंद नहीं करो, क्योंकि वहां वो मजबूत थी उस समय। तो फ्रांसीसी कंपनी ने यहां युद्ध बंद कर दिया, लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने आदेश की अवहेलना कर दी, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी अभी दक्षिण भारत में विजय प्राप्त कर चुकी है और पावरफुल भी है। उसने माना ही नहीं सिराजुद्दौला की बात। अब सिराजुद्दौला क्या करे, सिराजुद्दौला के पास अब शासक है भाई, कोई मामूली आदमी तो है नहीं। अब शासक के आदेश का ही उल्लंघन हो रहा है। सिराजुद्दौला के पास एक ही चारा बचता है, वह कलकत्ता पर हमला कर दे, और यही सिराजुद्दौला ने किया। इसकी वजह से हम देखते हैं अगली घटना खड़ी हो जाती है, अगली घटना उत्पन्न हो जाती है। कलकत्ते की किलेबंदी के मुद्दे पर सिराजुद्दौला का विवाद ब्रिटिश कंपनी से प्रारंभ हुआ। यहां पर मुद्दा क्या था, मुद्दा जो था वह था कि ब्रिटिश कंपनी तथा फ्रांसीसी कंपनी के मध्य युद्ध की संभावना थी। ब्रिटिश कंपनी तथा फ्रांसीसी कंपनी के मध्य युद्ध की संभावना थी, जिसके कारण दोनों कंपनियां अपने अपने क्षेत्र की किलेबंदी कर रही थी। दोनों देशों की कंपनियां क्या कर रहे थे कि कंपनियां अपने अपने क्षेत्र की किलेबंदी कर रहे थे, किलेबंदी कर रहे थे। जब सिराज ने किलेबंदी रोकने का आदेश दिया, सिराज का मतलब सिराजुद्दौला होगा। सिराज ने किलेबंदी रोकने का आदेश दिया, तो फ्रांसीसी कंपनी ने इसका पालन किया, इस आदेश का पालन किया, परंतु ब्रिटिश कंपनी ने उल्लंघन कर दिया। ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी ने उल्लंघन कर दिया, ने आदेश का उल्लंघन किया। फलतः हम क्या देखते हैं, उल्लंघन किया। फलतः सिराज ने क्या कर दिया, सिराज ने कलकत्ता पर हमला कर दिया। अब यही घटना आगे चल करके पतन का कारण बन जाता है। किलेबंदी हो रही है और किलेबंदी के दौरान सिराज ने कहा कि भाई किलेबंदी बंद करो, मुझसे पूछे मत कर सकते हो, किलेबंदी मत कर सकते हो। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि यहां से, अच्छा हाँ ठीक है, पॉलिटी, तो ऐसे सौरभ यादव मैं कैसे कहूंगा पॉलिटी में हेल्प है। टीचर हमारे पास कितने शानदार हैं पॉलिटी के। तो हिस्ट्री के क्लास में अगर पॉलिटी का चैट करते हैं तो क्लास को थोड़ा डिस्टर्ब करना ही होगा ना सौरभ जी।
पॉलिटी के जब हमारे पास शानदार टीचर मौजूद है तो क्यों ना पॉलिटी के टीचर से हम बात करेंगे, उनके टेलीग्राम आईडी होते हैं उनसे बात करें। क्लास को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना होगा, और कर भी सकते हैं तो आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर पूछिए। क्लास में लाइव चैट में क्या पूछेंगे, मैं तो देखता हूँ एक बार बीच बीच में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, और ऐसे मुद्दे पर क्लास ही भटक जाते हैं, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ जो मैं बता रहा हूँ वो अभी भी 60% बच्चे नहीं समझ पा रहे। अपने जानते मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जरूर ऐसा कुछ लिखूँ इसमें, ताकि बाद में भी बच्चे क्लास देखेंगे तो उन्हें याद हो जाए। तो प्लीज़ थोड़ा सा दया करिए, मेरे ऊपर भी तनाव भी होता है और सभी बच्चों को डिस्टर्ब होता है। तो ब्रिटिश कंपनी तथा फ्रांसीसी कंपनी के मध्य युद्ध की संभावना थी, जिसके कारण दोनों देशों की कंपनियां अपने अपने क्षेत्र की किलेबंदी कर रही थी। जब सिराज ने किलेबंदी रोकने का आदेश दिया तो फ्रांसीसी कंपनी ने इस आदेश का पालन किया, परंतु ब्रिटिश कंपनी ने आदेश का उल्लंघन किया। फलतः सिराज ने कलकत्ते पर हमला कर दिया। क्या कर दिया? कलकत्ते पर हमला कर दिया। और वहां पर हमने क्या देखा कि लगभग 20 जून को हमने क्या कहा, 20 जून के आसपास, 20 जून 1756 को पर क्या को कलकत्ता जीत लिया, कलकत्ता ही जीत लिया, अंग्रेजों को भगा दिया गया, को कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अब ब्रिटिश कहां चले गए? कब्जा कर लिया। ब्रिटिश भाग के कहां चले गए? ब्रिटिश भागकर, या ब्रिटिशों ने भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण ले ली। बांग्लादेश के पास है। भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण ली। इसी में हम क्या देखते हैं? शरण ली। इसी हमले से, इसी अभियान से ब्लैक होल जैसी घटना जुड़ी हुई दिखाई देती है। होल जैसी घटना हुई थी जिसमें माना गया था, जिसके तहत 18 बाय 14 फीट के या वर्ग फीट के कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था। 14 वर्ग फीट के कमरे में 146 ब्रिटिश कैदियों को बंद कर दिया गया था। कैदियों को बंद कर दिया गया था, जिनमें से कर दिया गया था जिनमें से 123 कैदी मारे गए थे। कैदी गर्मी के कारण मारे गए थे। माना जाता है, वैसे संभावित है, जरूरी नहीं है हुआ ही होगा। यह सूचना हॉलबेल ने दिया है, तो हॉलबेल ब्रिटिश है तो हो सकता है कि बातों को जानबूझकर बढ़ाया हो। 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया गया। ब्रिटिशों ने भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण ली। इसी अभियान से ब्लैक होल जैसी घटना जो हुई थी, इसी अभियान में ब्लैक होल जैसी घटना हुई थी, जिसके तहत 18 बाय 14 वर्ग फीट के कमरे में 146 ब्रिटिश कैदियों को बंद कर दिया गया था, जिनमें से 123 कैदी गर्मी के कारण मारे गए थे। क्यों गर्मी थी? जून का महीना था, जून में बहुत अधिक उमस होती है, तो इस वजह से माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हुआ था। क्योंकि जो सोर्स ऑफ ब्लैक होल का है, कि ब्लैक होल के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वह सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा दी गई है, और वह था हॉलबेल। हॉलबेल बाद में चल करके गवर्नर भी बनता है बंगाल का, कुछ दिनों के लिए प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। माना जाता था कि 146 लोगों में जिसको बंद किया गया था उस कमरे में, वह था, उसमें हॉलबेल भी शामिल था। 146 में तो मतलब 123 चले गए, और 20-25-23 लोग जो बचे उनमें हॉलबेल भी बचा हुआ, तो उसी ने कंपनी को कहानी सुनाई, करीब आप बहुत भारी समस्या यहाँ पर हो गई थी। माना जाता है कि शायद हॉलबेल ने जानबूझकर के ऐसी कहानी बनाई थी ताकि सिराजुद्दौला को गिल्टी ठहराया जा सके। इसमें सिराजुद्दौला की कोई गलती थी नहीं। अगर इतिहास को आप गौर से पढ़ेंगे तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि यहाँ पर कलकत्ते पर हमला किया, जीत लिया, लेकिन सिराजुद्दौला वहाँ रुकता नहीं है, वो तो वहाँ से चला आया और अपने अधिकारियों को कहा
कि आप जरा मैनेज कर लेना। अब अधिकारियों ने वहां पर एक रूम में सबको बंद कर दिया कि आगे सुविधा के हिसाब से कुछ कार्य किया जा सके, और बंद करके वह भूल गया तो भाई रात भर में ही सब लोगों की हालत खराब हो गई। एक तो जून की गर्मी बहुत अधिक होती है, उमस बहुत अधिक होता है, ऊपर से वो लोग बड़े रईसजादे थे, ब्रिटिशर्स थे, तो उनकी हालत कहा जाता है कि मरा होगा, तो इस वजह से मरा होगा। इसमें सिराजुद्दौला ने कोई आदेश नहीं दिया था, इसमें सिराजुद्दौला का कोई दोष नहीं था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। दोष यही कहिए, उतावलापन उसमें बहुत अधिक। तो ब्रिटिश कैदियों को बंद कर दिया, जिसमें से 123 कैदी मारे जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि यहां से इसके पश्चात हम क्या देखते हैं, जिनमें से 123 कैदी गर्मी के कारण मारे गए। इसके पश्चात ब्रिटिशों ने, अब फुल्टा द्वीप पर बैठे हैं जहां बहुत बड़े बड़े मच्छर, अब फुल्टा द्वीप पर क्या करेंगे, तो वहां से उन्होंने, चूंकि बंगाल की खाड़ी में ही है और मद्रास भी बंगाल की खाड़ी में, वहां से अपने एक नाव को भेजा मद्रास की तरफ कि सर आओ बचाओ। अब यहां पर क्लाइव वगैरह वहीं था पहले, अच्छा रुक आते हैं। और फिर मद्रास से सैन्य सहायता मिली बंगाल को, फिर तो मजबूत हो गया ब्रिटिश, तब तो हराना उसको बहुत मुश्किल था। क्या देखते हैं यहां पर आगे, हम क्या देखते हैं आगे, ब्रिटिशों ने क्या किया, आगे ब्रिटिशों ने मद्रास से सैन्य सहायता प्राप्त की, मद्रास से सैन्य सहायता प्राप्त की तथा सिराज को चुनौती दी। सिराज को चुनौती देते हुए फिर से फरवरी माह में कलकत्ते को जीत लिया। सिराज को चुनौती दे दिया, भाई तुमने जीता लेकिन हम उसको क्या करेंगे, उसको फिर से जीत लेंगे। इसने क्या किया, एक तरह से इसी दौरान हम क्या देखते हैं कि यहां पर फरवरी 1757 में चुनौती देते हुए, फरवरी 1757 में वाटसन तथा क्लाइव के नेतृत्व वाली सेना की मदद से, ये एक बार शब्द को मिलाएंगे, आगे ब्रिटिशों ने मद्रास से सैन्य सहायता प्राप्त की तथा सिराज को चुनौती देते हुए फरवरी 1757 में वाटसन तथा क्लाइव के नेतृत्व वाली सेना के सहारे कलकत्ता को जीत लिया। इसके पश्चात अब क्या चारा बचेगा, जब कलकत्ता फिर से जीत लिया, अब नवाब क्या करेगा। इसके पश्चात सिराज के साथ 9 फरवरी 1757 को एक समझौता अलीनगर का समझौता किया गया, जिसकी बदौलत ब्रिटिशों के समस्त अधिकार बहाल कर दिए गए। जिसके पश्चात ब्रिटिशों के समस्त अधिकार बहाल कर दिए गए, ब्रिटिशों के समस्त अधिकार बहाल कर दिए गए, ब्रिटिशों के समस्त अधिकार बहाल कर दिए गए। इसके पश्चात ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल पर प्रभावी नियंत्रण हासिल करने के लिए सिराज के सभी विरोधी पक्ष को एक मंच पर लाया। क्या किया इसने, इसके पश्चात ब्रिटिशों ने बंगाल पर प्रभावी नियंत्रण हासिल करने के लिए सिराज के सभी विरोधी पक्षों को, जो ऊपर हम देख चुके हैं, विरोधी पक्षों को एक मंच पर लाने की कोशिश की, मंच पर विभिन्न प्रलोभनों के माध्यम से लाने की कोशिश की, मंच पर विभिन्न प्रलोभनों के माध्यम से
प्रलोभनों के माध्यम से लाने की कोशिश की तथा इसमें सफल भी रहा। कोशिश की तथा इसमें सफल भी रहा। यहां पर प्रलोभन क्या था? जैसे हम देखते हैं प्रलोभन की बात करें, प्रलोभन जो यहां पर हो जाएगा वह प्रलोभन हो जाएगा खास करके जो उसका मीर बख्शी है, मीर जाफर को नवाब बनाने का प्रलोभन दिया गया। कहा कि भैया मैं आपको नवाब बना दूंगा अगर आप मुझसे साथ देते हो तो। क्योंकि अभी आपको याद होगा कि यही मीर जाफर है जिसकी मदद से सिराजुद्दौला ने चुटकी बजाते हुए एक ही रात में ब्रिटिशों को भगा दिया था, एक ही रात में पूरा कलकत्ता खाली करवा दिया था। इसका मतलब है सिराजुद्दौला की सेना मजबूत तो थी, ऐसा तो है नहीं कि कह सकते हैं कि सिराजुद्दौला की सेना मजबूत नहीं है, क्योंकि अभी यह सेना संपूर्णता में लड़ रही है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही महीने के बाद सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है कि कंपनी ने चालाकी से इनके सभी विरोधी पक्षों को एक मंच पर लाया और सब ने अंदर खाने ही सिराजुद्दौला का विरोध किया। जैसे मीर जाफर जिसको कि दिया कि भाई आपको हम नवाब बनाएंगे, यह मुख्य सेना नायक था और जब प्लासी की लड़ाई होती है तो ये लड़ने के लिए जाता ही नहीं, घर में ही बैठा रह गया या मैदान में भी रहा तो निष्क्रिय बना रहा। सिर्फ मीर मदान या मोहनलाल है उसकी सेना लड़ी और बाकी सभी सेना निष्क्रिय बनी रही। यानी प्लासी का लड़ाई कोई लड़ाई था ही नहीं। 2 घंटे के अंदर फैसला हो गया क्योंकि सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ने वाला कोई नहीं था, अकेला सिराजुद्दौला या छोटी सी सेना लड़ रही थी। तो उसकी तरफ से मुश्किल से 20-25 लोग मारे गए अगर देखा जाए ब्रिटिशों की तरफ से, और इधर से लगभग 500 लोग मारे गए। लेकिन फैसला इसी में हो गया, जबकि हम देखते हैं लाखों लाख लोग मारे जाते हैं और सिराजुद्दौला की सेना कोई छोटी सेना तो थी नहीं, आराम से जीत जाती अगर उसके साथ दगाबाजी नहीं होता तो। क्या देखा? इसके पश्चात ब्रिटिशों ने बंगाल पर प्रभावी नियंत्रण हासिल करने के लिए सिराज के सभी विरोधी पक्षों को एक मंच पर विभिन्न प्रलोभों से लाने की कोशिश की तथा इसमें सफल भी रहा। प्रलोभन क्या है? मीर जाफर को नवाब बनाने का प्रलोभन दिया गया। और इसी क्रम में हम क्या देखते हैं कि यहां पर इसी का परिणाम था आपका जून 57 में हुआ प्लासी की लड़ाई, जिसमें सिराजुद्दौला मारा जाता है। इसी का परिणाम था जून, डेट भी इसका क्लियर है इसलिए डेट के साथ ही डाल सकते हैं, 23 जून 1757 को हुआ प्लासी की लड़ाई या हुई प्लासी की लड़ाई। लड़ाई स्त्रीलिंग है तो यहां हुई कर देंगे। हुई प्लासी की लड़ाई, जिसमें हम क्या देखते हैं, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय होती है क्योंकि किसी ने साथ ही नहीं दिया, सिराजुद्दौला की पराजय। आगे क्या होता है? पराजय हुई। आगे सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला की हत्या किसने कर दी? कि हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरान ने कर दी। लंबी कहानी है, इस कहानी के साथ नहीं जाएंगे, सिर्फ जो बातें हैं वो लिखते चलते हैं। कहानी जो होगा मैं सुलाता चला जाऊंगा। मीरान ने उसकी हत्या कर दी। अब क्यों पराजित हुआ? एक्चुअल में ये युद्ध था ही नहीं, यह तो विश्वासघात का युद्ध था। अंग्रेजों ने कोई शक्ति प्रदर्शन करके इस युद्ध को नहीं जीता था, इसको जीता था छल प्रपंच के आधार पर। इसलिए प्लासी की लड़ाई को वास्तविक लड़ाई नहीं मानी जाती है। और यहां पर हम अंग्रेजों की प्रशंसा नहीं करते हैं कि उसने एक महान युद्ध जीत लिया है, बल्कि मानते हैं कि इसने छल प्रपंच से यह युद्ध जीता था। एक बार मेंस में, आपके मेंस में तो नहीं, जो हिस्ट्री का मेंस होता है जैसे ऑप्शनल वगैरह पेपर होते हैं, तो वहां पर पूछा गया कि प्लासी की लड़ाई
से कहीं अधिक निर्णायक बक्सर की लड़ाई था, व्याख्या कीजिए। तो वास्तव में पलासी की लड़ाई अभी हम देख रहे हैं, आपने देखा कि यहाँ तो कोई लड़ाई हुई ही नहीं है। इनफैक्ट मतलब लड़ाई जैसा चीज नहीं, यहाँ तो छल प्रपंच हो रहा है। लड़ाई में हम जाते हैं और हमारी सेना लड़ाई करती ही नहीं है, तो लड़ाई हुआ माना जाएगा। ये तो सिर्फ छल छद्म के आधार पर लड़ाई जीती गई। लेकिन बक्सर युद्ध में वास्तव में एक बड़ी लड़ाई हुई थी, क्योंकि वहां पर एक मजबूत सेना खड़ी थी और वहां पर अंग्रेजों की वीरता के कारण ही वह युद्ध जीता जा सका था। और उसके परिणाम भी, जैसे पलासी की लड़ाई हुई तो इसका बहुत बड़ा परिणाम नहीं मिला, केवल यही मिला कि कलकत्ता के आसपास के क्षेत्र पर कंपनी के थोड़े से प्रभाव स्थापित हो गए, क्योंकि जैसे नवाबी व्यवस्था चल रही थी वैसे चलती रही। लेकिन 1764 में जो बक्सर की लड़ाई होती है उसका परिणाम बहुत दूरगामी रहा। न केवल अवध पर अप्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ, मुगल बादशाह उसके शरण में आ गया, बल्कि बंगाल पर भी स्पष्ट नियंत्रण कंपनी को हासिल हुआ। इसलिए जब वह क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन जब बड़े एग्जाम में यूपीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं, तो यहाँ तो खैर संभावना नहीं बनती है, यहाँ तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, क्योंकि इतना जटिल क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में नहीं पूछा जाएगा। तो लेकिन वहाँ के लिए आपको, अगर ऑप्शनल वगैरह रखते हैं तो वहाँ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, अपने ही लोग मिल गए, शिवांगी ठीक है। काफ़ी टाइम से वॉइस डबल आ रही है, निज़म अपना देख लीजिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ होती कोई दिक्कत है, हर बच्चे के काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। तो आप अपना लॉग आउट कीजिए, लॉग इन कीजिए, फिर से आप देखिए आवाज़ ठीक हो जाएगी। यहाँ से कोई प्रॉब्लम होती, यहाँ कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती है ना। टेक्निकल चीज़ ऐसा है कि जो या तो चलेगी नहीं या प्रॉब्लम नहीं होगी। दिमाग से काम लेते हैं, कोई भी व्यक्ति को दिमाग से ही काम लेना चाहिए, ठीक है। चाल से बैटल जीत जाते हैं, ठीक है पूजा, बढ़िया है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ तक सारी बातें समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से ब्रिटिशों ने बंगाल के क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। फिर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर बीपीएससी की क्लास कब से स्टार्ट होगी? यहाँ नहीं पूछना चाहिए, आपको व्यक्तिगत तौर पर पूछना चाहिए, यहाँ नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अब डेट अभी क्लियर नहीं है। तो हम जाएंगे सैटरडे को, उसके बाद ही फिर उस पर डिसीजन लिया जा सकेगा। सैटरडे को फिर उसके ऊपर डिसीजन लिया जा सका, ठीक है। हमने क्या देखा कि एक तरह से यहाँ पर एक लेखक है, जरूरत होगी तो पढ़ाएंगे। मतलब मैंने पूछा था कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग अजीब अजीब सा सवाल गिराने लगे। यही कारण है कि चैट करने में आप लोग बहुत ईमानदार, बहुत प्रौढ़ नहीं। पूछा जाता है कि इस क्लास में कोई दिक्कत हुई, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे। आप दुनिया भर के सवाल यहीं पूछ देंगे, लगता है चैट करने लगे। अरे चैट नहीं कर रहे भाई, पूछ रहे क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब मेरा पूछना ही गुनाह है कि भाई आपसे मैं पूछूं कि कोई दिक्कत तो है नहीं, और मैं कुछ से कुछ पढ़ा करके चला जाऊं। थोड़ा सा यहाँ पर नियंत्रण रखिए। क्लास से बाहर के सवाल को लाइव क्लास में नहीं पूछ सकते है ना। आगे सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरान ने कर दी। जब इस बात को हम आगे लेकर के चले, तो एक है नवीन चंद्र सेन। वैसे आप देखेंगे एक लेखक है नवीन चंद्र सेन, हालांकि यहां इसकी जरूरत नहीं होगी। नवीन चंद्र सेन का कथन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैं इसको लिखा देता हूं। नवीन चंद्र सेन का एक कथन है, और कहा कि 1857 के बाद, 1700, नवीन चंद्र सेन का कथन, यहां इन्होंने कहा कि 1757 के पश्चात, यानी 1757 के पश्चात बंगाल के इतिहास की शाश्वत काली रात प्रारंभ हुई। पश्चात बंगाल के इतिहास में शाश्वत बनाने, परमानेंट, शाश्वत काली रात प्रारंभ। इसका मतलब क्या हो सकता है कि प्रश्न आपको यहीं पर पूछ दिया जाए। अभी तो आप नहीं लिख पाएंगे इस स्टेटमेंट के आधार पर, लेकिन एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिखा दिया, एग्जामिनेशन में से सवाल पूछे जाते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। आपको सीधा पूछ देगा कि नवीन चंद्र सेन के शब्दों में 1757 के बाद बंगाल में शाश्वत काली रात प्रारंभ हुई, टिप्पणी करिए। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी आप लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके पास वो इनपुट डालने की कैपेसिटी नहीं डेवलप हुई है कि इसको आप डाल सके। और मैं, अगर याद रहा, तो मैं जब बक्सर का युद्ध पढ़ा डालूंगा, जब बक्सर के युद्ध के इम्पैक्ट को समझ लेंगे, तब शायद ये क्वेश्चन बन पाएगा, तब क्वेश्चन आप लिखने की स्थिति में रहेंगे। तो थोड़ा मैं ड्राफ्ट करवा दूंगा,
क्योंकि अभी मैं दूंगा तो कुछ से कुछ आप लिख लेंगे, उसको मतलब नहीं। इसलिए मैंने स्टेटमेंट दिया कि याद रखिए कि नवीन चंद्र सेन ने कहा 1757 के पश्चात या प्लासी की लड़ाई के पश्चात बंगाल के इतिहास में शाश्वत काली रात प्रारंभ हुई। शाश्वत का मतलब होता है परमानेंट। ब्लैक नाइट का मतलब क्या है? काली रात एक मुहावरा है। जिस रात में कालिमा अधिक हो, जैसे पूर्णिमा की रात को हम सबसे अच्छा रात मानते हैं, वहाँ एकदम धवल चांदनी होता है, अच्छी रात होती है। लेकिन जो अमावस्या की रात होती है वो एक बुरी रात होती है। तो शाश्वत काली रात होने का मतलब है यह बंगाल के भविष्य का, के अंधकार का यह एक प्रकार से सूचक है। ठीक है, इसके पश्चात हम क्या देखते हैं? इसके पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। इसके पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। बंगाल का नवाब बनाया गया जिसने कंपनी के लिए निम्नलिखित सुविधाएं स्वीकृत कर दी, निम्नलिखित सुविधाएं दे दी, निम्नलिखित सुविधाएं स्वीकृत की। क्या सुविधाएं स्वीकृत की? जिसने क्या सुविधाएं स्वीकृत की, तो एक एक करके पॉइंट करके देख लेंगे कि कौन कौन सी सुविधाएं कंपनी को नवाब बनने के उपरांत दिया। नवाब बनने के उपरांत यहां पर दिया। जैसे हमने क्या देखा कि कंपनी को क्या कर दिया? कंपनी को बिहार, बंगाल तथा ओडिशा में कर मुक्त व्यापार का अधिकार दिया। कर मुक्त व्यापार का अधिकार दिया। साथ ही, या इसके अलग लिखाता हूं, कर मुक्त व्यापार का अधिकार दिया। कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार में छूट देने के लिए, कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार में छूट पाने के लिए अलग से परमिट दिया गया, जिसे क्या कहा गया है? जिसे दस्तक कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? दस्तक कहा गया है। यानी केवल कंपनी को ही फायदा नहीं हुआ, कंपनी जो कर्मचारी थे वह भी व्यक्तिगत रूप से व्यापार करते थे। ये सब क्या है? भ्रष्ट है ना। कंपनी के कर्मचारी बड़े भ्रष्ट हैं। अब कंपनी की तरफ से तो हम वेतन ले ही रहे हैं, और कहां से ले रहे हैं भैया? तो अपना भी व्यापार कर रहे हैं। यानी एक जहाज जा रहा है ब्रिटेन की तरफ, तो थोड़ा दो चार अपना भी सामान उसमें लाद दिया, दो चार बोरी सामान अपना भी डाल दिया, तो थोड़ा मुनाफा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो एकाधिकार मिला हुआ है व्यापार करने का। किसी भी ब्रिटिश कंपनी को कहा गया है कि केप ऑफ गुड होप होकर के केवल यही कंपनी व्यापार करेगी, ना तो ब्रिटेन का कोई नागरिक व्यापार करेगा, ना ही कोई दूसरी कंपनी यहाँ व्यापार करने के लिए आएगी। 1813 तक यही व्यवस्था है। तो जो कंपनी के कर्मचारी यहाँ पर आ चुके हैं, वह भी चाहता है कि अधिक मुनाफा कमाओ। उनको तो वेतन मिल ही रहा है, लेकिन वो चाहता है कि और मुनाफा हो। तो कंपनी के जहाज जब ब्रिटेन जा रहे होते थे, तो उसी जहाज पर एक आध सामान अपना भी रख देते थे और वहां जाके बेच करके मुनाफा कमा लेते थे। लेकिन वैसे व्यापार पर जो व्यक्तिगत होगा, कंपनी के मुहर के साथ नहीं जा रहा है, उस पर यहां पर 9% की दर से टैक्स देना पड़ता। लेकिन कंपनी के कर्मचारियों ने कहा क्लाइव को, सर मुझे भी थोड़ा कुछ फायदा दिलवा दो। तो मीर जाफर से एक दस्तक यानी एक परमिट दिलवा दिया गया कंपनी को कि देखो ये परमिट अगर तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हें कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारी भी उतने ही भ्रष्ट थे, इनका जन्म ही भ्रष्टाचार में हुआ था। तो ये लोग क्या करते थे कि अपने परमिट को दूसरे को बेच लेते थे, दूसरे के नाम कर देते थे कि भारतीय व्यापारी को कहा कि लो भैया तुमको परमिट देता है, कुछ पैसा मुझे दे दो। इस तरह से दोहरा घाटा होता था सरकार को। एक तो
भारतीय व्यापारियों से जो टैक्स मिलना था वो नहीं मिलता था। दूसरा है कि भ्रष्ट पैसा ब्रिटिश कर्मचारी के पास चला जाता था, उससे और भी समस्या खड़ी होती थी। तो इस तरह से आगे समस्या देखेंगे, लेकिन मूलतः जो यहां पर फायदा मिला कि कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा से कर मुक्त व्यापार का अधिकार दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार में छूट पाने के लिए अलग से परमिट दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, दस्तक कहते हैं। और इसी पर मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा आगे भविष्य में जब भी आपके लिए आएगा। व्यापार का अधिकार दिया गया, इसको पूरा कर देते हैं। व्यापार का अधिकार दिया गया, एक दस्तक दिया गया कि ताकि कंपनी के कर्मचारी अगर चाहें तो व्यक्तिगत रूप से व्यापार कर सके। सिराज के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जब मार ही दिया तो फिर उत्तराधिकारी क्या हुआ? जब काली अमावस की रात जब मार ही दिया उसको, फिर उत्तराधिकारी क्या? जो उत्तराधिकारी होगा उसको भी मार देगा ना। सिराज के पास क्या उत्तराधिकारी रहने का क्या फायदा है जब उसने उसको हरा ही दिया। तीसरा जो देखते हैं वह दिया कि 24 परगना की जमींदारी, 24 परगना नाम है, अभी भी है, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, क्षेत्र की जमींदारी किसको दी गई? जमींदारी कंपनी को दी गई, कंपनी को दी गई। अब जमींदारी देने का मतलब क्या है? अगर कहा गया कि 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी कंपनी को दी गई, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि इस क्षेत्र का जो राजस्व मिलेगा वह अब कंपनी के पास जाएगा। जैसे जमींदारों को राजस्व मिलता था तो वह जमींदार रख लेता था, उसी प्रकार से इस क्षेत्र का राजस्व अब कंपनी के पास चला जाएगा, यानी कंपनी का वह अर्निंग हो जाएगा। या आप जैसे उत्तरी सरकार मिला था ना डुप्ले को, पहले भी हमने देखा था, नॉर्थ जो सरकार का क्षेत्र था आंध्र प्रदेश वाला, वो मिल गया था, वो उसका अपना हो गया कंपनी का। उसके इनकम से कंपनी व्यापार करे या घर में ले जाए खाए पिए, कोई दिक्कत नहीं है, वह उसका अपना हो जाएगा। यानी यहां का इसको जमींदार बना दिया गया कि भाई ये क्षेत्र आपका हुआ, आप मौज कीजिए, ये इसका सारा राजस्व आपका हो गया। इससे व्यापार करने में इसको सहूलियत हो जाएगी। फिर हम क्या देखते हैं, 1,77,00,000 युद्ध हर्जाना लिया गया। 1,77,00,000 युद्ध हर्जाना लिया। कहा कि आपने क्यों मुझसे युद्ध किया, इसलिए आपको युद्ध हर्जाना देना पड़ेगा कि आपने मुझसे युद्ध किया, मेरा इतना नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई आप करो। और ये लिया जाता है। जैसे टीपू सुल्तान से भी हमने देखा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद उससे भी हर्जाना 1 करोड़ का लिया गया था, सॉरी 3 करोड़ का लिया गया था। उसी प्रकार से यहां पर भी मीर जाफर से हर्जाना लिया गया कि भाई आपको भी यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है। बहाल का मतलब होता है रिटेन कर लेना। प्रिया यादव, बहाल करने का मतलब होता है रिटेन कर लेना। परगना अब भी होता है ना, परगना तो अभी भी है, उस समय तो था ही, अभी भी होगा, उस समय भी था। ठीक है। हमने क्या देखा, यहां पर क्लाइव तथा वाटसन को, क्लाइव तथा वाटसन को क्या दिया गया, वाटसन को व्यक्तिगत तौर पर उपहार दिया गया, व्यक्तिगत तौर पर भारी उपहार दिया गया, भारी उपहार दिया गया, बहुत ज्यादा पैसा इसको दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के मध्य भी, कंपनी के कर्मचारियों के मध्य भी करोड़ों के उपहार वितरित किए गए। कंपनी के कर्मचारियों के मध्य भी, या कंपनी के कर्मचारियों को क्या दिया गया, को भारी इनाम दिया गया, भारी इनाम दिया गया। जो भी कंपनी के कर्मचारी हैं, जिसे माना जाता है कि 50 लाख से ऊपर तो वितरित कर दिया, 50 लाख नहीं बल्कि 3 करोड़ से ऊपर का यहां पर वितरण कर लिया। ठीक है, वितरण कर दिया यहां पर। और इस तरह से हमने क्या देखा कि आगे इस समस्त छूटने, इन समस्त छूटने या छूटों ने, इन समस्त छूटों ने कंपनी को बंगाल में, समस्त छूटों ने कंपनी को बंगाल में लूट की आजादी दे दी, लूट की स्वतंत्रता दे दी, स्वतंत्रता दे दी,
जिसके पश्चात बंगाल के संसाधनों का भारी दोहन किया गया। बंगाल के संसाधनों का भारी दोहन किया गया या भारी शोषण किया जाता है। हालांकि इससे भी अंग्रेज संतुष्ट नहीं हुए। हालांकि इस स्थिति से भी अंग्रेज क्या होते हैं? अंग्रेज संतुष्ट नहीं होते हैं। इस स्थिति से भी अंग्रेज संतुष्ट नहीं हुए। इसने लगातार मीर जाफर पर दबाव डाला कि वह और संसाधन कंपनी को दे, संसाधन या सुविधाएं कंपनी को दे, और संसाधन या सुविधाएं कंपनी को दे। और जब मीर जाफर ऐसा करने में असफल रहा तो उसके स्थान पर क्या कर दिया गया? उसके स्थान पर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। बंगाल का नवाब बना दिया गया। जरा पूरा कहानी सुनेंगे। बना दिया गया। क्या देखा हमने? 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी कंपनी को दी गई। 1,77,00,000 युद्ध हर्जाना लिया गया। क्लाइव तथा वाटसन को व्यक्तिगत तौर पर भारी उपहार दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को भारी इनाम दिया गया। लगभग कितना दिया गया? लगभग दिया गया 3 CR के बराबर दिया गया, 3 करोड़ दिया गया। इन समस्त छूटों ने कंपनी को बंगाल में लूट की स्वतंत्रता दे दी, जिसके पश्चात बंगाल के संसाधनों का भारी शोषण किया गया। हालांकि इस स्थिति से भी अंग्रेज संतुष्ट नहीं हुए। इसने लगातार मीर जाफर पर दबाव डाला वह और संसाधन या सुविधाएं कंपनी को दे, और जब मीर जाफर ऐसा करने में असफल रहा तो उसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। यानी मीर जाफर से भी उसकी दोस्ती चली नहीं, क्योंकि कंपनी लगातार प्रयास कर रही है कि और से अधिक संसाधन प्राप्त करे, क्योंकि उसको बंगाल के प्रशासन से ही हम क्या देखते हैं? बंगाल के लूट से ही वो अपने व्यापार को चलाना चाहता है। अब मीर जाफर को क्या फायदा है? मीर जाफर तो सेनापति बनने लायक था, उसको राजा बना दिए, तो राजा पद प्राप्त कर लिया, ये कम फायदा थोड़े न है कि आप राजपद प्राप्त करते। प्रलोभन क्यों आता है? हम और आप भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? कि कोई पैसा देता है, कोई यह कहता है कि आपको पद दे देंगे, कोई कहेगा पैसा दे देंगे, इसलिए हम भ्रष्टाचार करते हैं। तो लोभ जो होता है ना, वो पतन का कारण होता है। अगर उसको मीर बख्शी के पद पर वह सेटिस्फाइड रहता तो क्या दिक्कत थी? सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसको बनना था नवाब, भुगतो, अब नवाब बन के देखो क्या फायदा होता है। क्योंकि अंग्रेजों की डिमांड तो अंतहीन है, वह तो चाहेगा कि सब कुछ लूट खसोट ले। लेकिन एक शासक के तौर पर मीर जाफर भला कितनी सुविधाएं दे सकता है? जितनी दे सकता है उतना दे दिया। आगे चलकर के मीर जाफर ने कहा कि ये तो मेरे गले की फांस बन गई, ये तो मानता ही नहीं है। जब भी जाए महल में पहुंच जाए, भाई मुझे थोड़ा और सामान दो, थोड़ा और सुविधाएं दो। मीर जाफर भी त्रस्त हो गया। उसको पता नहीं था, जब नवाब वो बन रहा था उसको लग रहा था नवाबी का पद जो है ना बड़ा मौज का पद है। उसने सोचा नहीं था कि अगर हम गलत डिमांड किसी की पूरा करते हैं तो गलत डिमांड फिर कभी बंद ही नहीं होगी। अब बार बार ब्रिटिशों के द्वारा उसे परेशान किया जाए, और मीर जाफर की भी सीमा है, वो कितना रियायत दे सकता है, क्योंकि जनता की विद्रोह होने का भी खतरा है या दूसरे लोग भी उसके विरोध में आएंगे। तो मीर जाफर को लगने लगा कि ये तो बहुत समस्या वाली बात है। तो उसने सोचा कि अच्छा ये यूरोपीय कंपनी है, तो मैं दूसरी यूरोपीय कंपनी के साथ मिलकर के थोड़ा षड्यंत्र करता हूं, अब ब्रिटिशों को यहाँ भगा देता हूं। इतना बड़ा मूर्ख है व्यक्ति, उसने सोचा ही नहीं कि जिसको हमने इतना बड़ा कर दिया है इसको, और इसको इतना संसाधन हमने दे दिया है, तो उस पर बिना संसाधन वाली यूरोपीय कंपनी कैसे हाजिर होगी?
कैसे उस पर हावी हो सकती है। तो मीर जाफर ने दिमाग लगाया कि थोड़ा दूसरे को टटोलते हैं, तो फ्रांसीसी कंपनी तो पराजित हो चुकी है। अब उसने डच कंपनी वहां पर था, डच कंपनी थी, तो डच कंपनी को कहा कि साथ दोगे अगर मैं ब्रिटिशों के खिलाफ जाता हूं तो डचों ने कहा हाँ दे दूंगा साथ। डचों को भी लगा कि एक मौका है कि फिर से कहीं रिवाइव कर जाए। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश कंपनी को पता चला कि मीर जाफर षड्यंत्र कर रहा है तो सचेत हो गया। उसको पता था उस सिराजुद्दौला वाली घटना कि कुछ हो उससे पहले ही इसको हरा देते। और सबसे पहले उसने मीर जाफर को तो नहीं हराया, उसने सबसे पहले डच कंपनी को हरा दिया। और 1759 में एक युद्ध होता है बेदारा की लड़ाई। बेदारा की लड़ाई में सबसे पहले डचों को ही हरा दिया, जिसके साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर 1760 में मीर जाफर को भी हटाया, कहा ये अब मेरे किसी काम का नहीं है। अब उस व्यक्ति को बनाया जिसने कहा कि मैं मीर जाफर से अधिक आपको सहायता दूंगा, और वह व्यक्ति मीर कासिम था, मीर जाफर का ही दामाद था, और मीर उसका भतीजा दामाद जो भी कहे, और वह बन जाता है अब नवाब। क्यों बनाया गया कि मीर कासिम ने कहा कि मैं आपको मीर जाफर से अधिक सुविधा दूं, तो कंपनी तो अब उसी को नवाब बनाएगी जो अधिक सुविधा देने के लिए तैयार होगी। इस तरह से मीर जाफर भी यहां से हटता है। लेकिन एक खासियत रही, सिराजुद्दौला को मार दिया गया था, मतलब मार करके हटाया गया था, यानी उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन मीर जाफर को कहा कि आप छोड़ोगे पद या मैं मारूं आपको। कहा नहीं नहीं सर, मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। और उसको 15,000 रुपया मंथली का एक पेंशन दे दिया। कहा कि तुम पेंशन लो बेटा, रहो आराम से कलकत्ता में, इधर उधर मत करना, षड्यंत्र मत करना। मीर जाफर ने कहा बिल्कुल ठीक है। इसलिए इसको हम कायर कहते हैं। कायर व्यक्ति ऐसा ही करता है, बिना हम संघर्ष किए जब हार मान लेते हैं तो उसके लिए एक शब्द आता है कायर करना। हम किसी भी चीज में जाए, कोई भी कार्य करते हैं, बिना जब तक हम ऑप्टिमम लेवल तक संघर्ष नहीं करते हैं और हार मान लेते हैं, उस व्यक्ति का इतिहास में नाम नहीं होता है। अभी भी आप देखेंगे, आप अपने जीवन में देखिए, मैं अपने जीवन में देखूं, कहा जाता है, एक शब्द मेरे भी पिताजी ने मुझे कहा था और मैं आपको सुना रहा हूं, कि कहा जाता है कि विधाता भी अगर विपरीत हो जाए, विधाता मतलब ईश्वर, ईश्वर भी अगर विपरीत हो जाए तो प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। और जब हम प्रयास करते रहते हैं तो निश्चित आगे बढ़ते। खैर, मीर जाफर यहाँ पर एलिमिनेट होता है। हालांकि मीर जाफर की हत्या नहीं की जाती है क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया था। इसलिए इसको कहते हैं एक रक्तहीन क्रांति बंगाल में हुआ, यानी बिना किसी की हत्या किए तख्ता पलट हो गया। इसको क्या कहेंगे? रक्तहीन क्रांति। यानी बंगाल में बदलाव तो हुआ लेकिन उसके लिए ब्लड नहीं बहाया गया, जैसा कि हम सिराजुद्दौला के काल में देखते हैं। तो यहां पर असफल रहा, उसके स्थान पर मीर कासिम को बना दिया जाता है। मीर कासिम को यहां पर बना दिया गया, किसके लिए? नवाब बना दिया गया। मीर कासिम ने बदले में क्या दिया? मीर कासिम ने इससे ज्यादा यहां पर देगा, ज्यादा अधिकार देगा। अब इसको देख सकते हैं, मीर कासिम ने ब्रिटिशों को क्या दिया। वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं जब एडवांस लेवल पर मीर कासिम के कार्यकाल को पढ़ते हैं, क्या था, बहुत सारे चीजों को देखते हैं, लेकिन यहां पर उतना जगह नहीं है, तो सीधे सीधे पढ़ेंगे। मीर कासिम ने कंपनी को क्या दिया, कंपनी को क्या दिया। अब ये याद करें उसने क्या दिया। मीर जाफर ने तो केवल 24 परगना का क्षेत्र दिया था, केवल एक क्षेत्र दिया था 24 परगना का। लेकिन इसने केवल एक क्षेत्र नहीं दिया, इसने क्या कर दिया, इसने दे दिया एक प्रकार से वर्धमान है मिदनापुर और चिटगांव जिला दे दिया। वर्धमान, मिदनापुर तथा चिटगांव बंगाल में है वर्तमान में। चिटगांव का क्षेत्र कंपनी को दे दिया, क्षेत्र कंपनी को दिया। अब यह क्षेत्र इसका है। अब देखिए कैसे शासन स्थापित होता है, यह समझिए। आप कहेंगे भारत को जीत लिया ब्रिटिश ने, भारत को ऐसे नहीं जीता कि जाकर के कहीं हमला किया, उस पर कब्जा कर लिया, यह तो क्षमता ही कंपनी के पास नहीं। अब अगर 24 परगना देखा जाए, वर्धमान देखा जाए, मिदनापुर देखा जाए, चिटगांव देखा जाए, ये इसकी बपौती हो गई। इसको कहा एक आदेश पत्र देकर के कि ये आपका क्षेत्र है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जैसे बंबई को दिया था ना, बंबई टापू दिया था ना, ब्रिटिशों को बना दिया था, उसका मालिक बना दिया था। तो भाई बंबई आपका होगा। जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में कोई भी कोई किसी क्षेत्र को दे सकता है, वर्तमान में नहीं दे सकते।
वर्तमान में हम भारत के 1 इंच भूमि को नहीं खो सकते हैं जब तक कि संविधान का संशोधन नहीं होगा, संसद में बातें पारित नहीं। लेकिन पहले राजा ही संविधान हुआ करता था। राजा का मन हो गया कि हम किसी को दान करेंगे, तो भाई कैप्टन हॉकिंस को भी 400 मनसब हमने प्रदान कर दिया। हमने कहा कि भाई तुमको यहां का राजा बना देते हैं, बना दिया राजा। इसी तरह से ये क्षेत्र कहा कि मैंने आपको दिया, तो राजा का आदेश ही हो जाता है, कोई वहां कानून तो है नहीं। इसलिए यह क्षेत्र अब उस शासन के आधार पर, उस शासन पत्र के आधार पर यह क्षेत्र ब्रिटिशों का हो गया। यहां वो शासन कर सकता है, जैसे कि कलकत्ता में वह शासन कर रहा है। ये बंगाल के एक बड़े क्षेत्र पर वह अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर चुका है। यही बंगाल के पूर्ण विजय के बाद और बड़े क्षेत्र पर लागू कर देगा, लेकिन शासन की शुरुआत तो ये कर ही चुका है ना। तो वर्तमान मिदनापुर तथा चिटगांव का क्षेत्र जो है, इसको दे दिया, कंपनी को दे दिया, और इसको भी दिया, यहां पर क्या दिखता है, 29 लाख रुपये का उपहार भी दिया, हालांकि दिया। उपरोक्त के बावजूद मीर कासिम एक योग्य शासक था। उपरोक्त के बावजूद मीर कासिम क्या होगा, मीर कासिम एक योग्य शासक, एक योग्य शासक उसने शासक था। उसने नवाब के पद को शक्तिशाली बनाने का प्रयास प्रारंभ किया। नवाब के पद को शक्तिशाली बनाने का प्रयास प्रारंभ किया। अंग्रेजों को जो दिया, लेकिन खुद भी हिम्मत कर रहा है, बनाने का प्रयास प्रारंभ किया। कैसे, यहां पर लेंगे उदाहरण लेंगे। यहां पर इसने क्या किया, इसने भूराजस्व वसूली व्यवस्था में सुधार लाया ताकि अगर पैसा अधिक मिलेगा तो शासन अधिक मजबूत होगा। सेना को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। गंगा नदी के किनारे बंदूक बनाने की फैक्ट्री बनाई, बंदूक निर्माण की फैक्ट्री लगाई। कहां लगाई, फैक्ट्री लगाई, कहां लगाई, यह है आपका मुंगेर, एक जगह है। मुंगेर का मतलब वर्तमान में ये बिहार के क्षेत्र में आता है। बंदूक निर्माण की फैक्ट्री लगाई। फिर हम क्या देखते हैं, यहां पर अपनी राजधानी तथा राज दरबार को ब्रिटिशों के हस्तक्षेप से मुक्त रखने हेतु राजधानी का परिवर्तन कहां से कर दिया, राजधानी का परिवर्तन मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। क्या कर दिया, अपनी राजधानी तथा राजदरबार को ब्रिटिशों के हस्तक्षेप से मुक्त रखने हेतु राजधानी का परिवर्तन मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। परिवर्तन मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। ठीक है, हमने क्या देखा कि उपरोक्त के बावजूद मीर कासिम एक योग्य शासक था। उसने नवाब के पद को शक्तिशाली बनाने का प्रयास प्रारंभ किया। भूराजस्व वसूली व्यवस्था में सुधार लाया। सेना को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। गंगा नदी के किनारे बंदूक निर्माण की फैक्ट्री लगाई मुंगेर बिहार में, और उसी मुंगेर बिहार में अपनी राजधानी बनाई, और ताकि राज दरबार को ब्रिटिशों के हस्तक्षेप से मुक्त रखा जा सके, और यहां पर मुर्शिदाबाद से हटा लिया। देखिए, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद की दूरी बहुत कम थी, तो ब्रिटिश यदा कदा कलकत्ता से निकल करके मुर्शिदाबाद में ही जमे रहते थे, और दिन भर ब्रिटिश मीर कासिम के पास ही पड़ा रहेगा और कुछ ना कुछ डिमांड करता रहेगा। मीर कासिम परेशान हो गया, ये कलकत्ता से आकर के हर प्रकार की डिमांड, कभी शिकार खेलने चलो, कभी संसाधन दो। मतलब
मीर कासिम प्रशासन क्या करेगा, कलकत्ता के अधिकारियों को संभालने में ही उसका पूरा समय चला जाता है और पूरा दरबार भी अस्त व्यस्त है। अब आपके घर में ही खूब गेस्ट आने लगे, खूब प्रिय है गेस्ट, लेकिन रोज आने लगे 10-20, तो क्या हाल होगा। तो वही हाल मुर्शिदाबाद में हो गया था मीर कासिम का। इसने सोचा कि जब तक ये नजदीक रहेंगे तब तक ये तिक्रम लगाता रहेगा। अपनी राजधानी को इसने मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर, जो कि वहां से तकरीबन मुझे लगता है 250-300 किलोमीटर दूर रहा होगा, वहां पर स्थापित कर दिया। और स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत बढ़िया जगह था। मुंगेर का किला अगर मीर कासिम का देखेंगे, मैप पर भी देखेंगे दिख जाएगा, तो असल में गंगा नदी के एकदम से किनारे, व्यापार के लिए भी, यानी वहां से चाहें तो आप कलकत्ता समुद्र के नदी के रास्ते भी जा सकते हैं, गंगा नदी वहीं से कलकत्ता के लिए जाती है। वहां से देखें तो आपको पटना बड़ा नज़दीक हो जाएगा। पटना का वह गवर्नर भी रहा हुआ था 1739 के आसपास, जब अलीवर्दी खान था तो उसके अधीन ये प्रशासक भी रहा हुआ था। इसलिए इसने सोचा कि वहां पर रहने में फ़ायदा नहीं है, ब्रिटिशों के द्वारा बहुत डिस्टर्ब किया जाता है, और ये फिर फटाफट वहां से अपनी राजधानी लेकर के आता है। और जैसे ही मीर कासिम ऐसा काम करता है, वैसे ही अंग्रेज फिर से चालाक है, वो समझ गया कि अच्छा ये हो रहा है। नहीं, फिर मुद्दे पर बात करने के लिए जो आया गया, उसमें एक काम और हो जाता है, वह था दस्तक प्रथा के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश। और उस बात को लेकर के विवाद इतना खड़ा होता है कि अंततः मीर कासिम को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अपनी राजधानी तथा राजदरबार को ब्रिटिशों के हस्तक्षेप से मुक्त रखने हेतु राजधानी का परिवर्तन मुंगेर कर दिया गया, ताकि उसका परिवर्तन नहीं हो। हमने क्या देखा, लेकिन जल्दी ही उसका क्या होता है, उपरोक्त सभी उपायों से उपरोक्त सभी सुधारों ने ब्रिटिशों के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण बना दिए। ब्रिटिशों के साथ उनके संबंध क्या होते हैं, संबंध तनावपूर्ण बना दिए। ठीक है, उसके संबंध तनावपूर्ण हुए। वास्तविक टकराहट या वास्तविक विवाद तब प्रारंभ हुआ। वास्तविक विवाद कब प्रारंभ होता है, विवाद दस्तक प्रथा के दुरुपयोग को रोकने से जुड़ा हुआ। दुरुपयोग को रोकने से जुड़ा था, जुड़ा था। यह विवाद इतना अधिक बढ़ा कि अंततः बुरा था। यह विवाद इतना अधिक बढ़ा कि अंततः दोनों पक्षों के मध्य युद्ध की नौबत आ गई। अधिक बढ़ा कि अंततः, इसके बीच में बहुत कहानी है, अंततः दोनों पक्षों के मध्य युद्ध की नौबत आ गई। युद्ध की नौबत आई। आगे हम क्या देखते हैं, युद्ध की नौबत आ जाती है। यह विवाद इतना बढ़ा, केवल एक लाइन देकर के निकल रहे हैं, क्योंकि यहां पर स्पेस बहुत नहीं है उस पूरी कहानी की चर्चा की जा सके। उसको हम लोग एडवांस लेवल पर देखते हैं, क्योंकि बहुत अधिक आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना संभव नहीं होता है। यह विवाद बहुत सारे चरण से गुजरता है, बहुत सारी वार्ताएं होती है। फिर हम दस्तक वाले व्यवस्था में भी देखते हैं कि अब वार्ताओं के अनेक दौर चलते हैं। लेकिन हमने उन सबको मिनिमाइज करते हुए जो विवाद हो रहा है, मान के चलें कि इतना विवाद बढ़ गया कि अंततः युद्ध की नौबत आ जाती है ब्रिटिश कंपनी और मीर कासिम के मध्य हो जाता है। ठीक है, इस विवाद के पश्चात हम क्या देखते हैं, इसके पश्चात हम क्या देखते हैं कि नौबत आई। अंततः ब्रिटिश कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने 1763 में 1763 में मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया। स्थान पर मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया।
इसके पश्चात मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला शुजाउद्दौला तथा शाह आलम बादशाह या मुगल बादशाह शाह आलम की सहायता से तथा मुगल बादशाह शाह आलम की सेवा लेकर मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड हो जाएगा कि सेना के साथ ब्रिटिशों का मुकाबला बक्सर के युद्ध में किया। सेना के साथ ब्रिटिशों का मुकाबला कहाँ किया? मुकाबला बक्सर के मैदान में किया। बक्सर बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। कि सेना के साथ ब्रिटिशों का मुकाबला बक्सर के मैदान में किया लेकिन 1764 की अक्टूबर 1764 की लड़ाई में वह पराजित होता है। कि लड़ाई में वह पराजित होकर मारा गया। वह पराजित हुआ, मारा नहीं गया था, पराजित हुआ। ठीक है, ये कहानी थी। वैसे तो कहानी लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसको सीधे सीधे हमें ऐसे बोल देना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह होती है कि मैं मान के चलता हूं जब तक लिखा नहीं रहेगा, शायद आप रिवीजन करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आना है, इसलिए मुझे मजबूरी लिखाना होता है। उपरोक्त सभी सुधारों ने ब्रिटिशों के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण बना दिए। विवाद दस्तक प्रथा के दुरुपयोग को रोकने से जुड़ा हुआ था। यह विवाद इतना बढ़ा कि अंततः दोनों पक्षों के मध्य युद्ध की नौबत आई। अंततः ब्रिटिश कंपनी ने क्या कर दिया? 1763 में मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया। इसके पश्चात मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना के साथ ब्रिटिशों का मुकाबला बक्सर के मैदान में किया, लेकिन अक्टूबर 1764 की लड़ाई में वह पराजित हो जाता है। इस तरह से बक्सर का युद्ध हम क्या देखते हैं? बक्सर का युद्ध यहां पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर नवाब बनाया। ठीक, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहां पर बक्सर का युद्ध पहले की तुलना में वह अधिक निर्णायक होता है, क्योंकि इस बार हम क्या देखते हैं? इस बार हम देखते हैं कि यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या रहा? आगे अगर देखें तो बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या रहा, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। बक्सर का युद्ध या बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या रहा? अगर बक्सर के युद्ध को देखें तो यह 1664 में होता है और 1764 में होता है। या कब होता है? 22 अक्टूबर को होता है। 1764 का परिणाम क्या? यहां पर बहुत डिटेल्स तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक दो परिणाम यहां पर लिख सकते हैं। इसके पश्चात कंपनी क्या हो जाती है? कंपनी बंगाल, बिहार तथा ओडिशा का वास्तविक स्वामी बन गई। ओडिशा का वास्तविक स्वामी बन गई। वास्तविक स्वामी बन गई, जबकि उसे मुगल बादशाह ने संपूर्ण दीवानी का अधिकार दे दिया। जबकि उसे मुगल बादशाह ने दीवानी का अधिकार दे दिया। दीवानी यानी सिविल राइट्स का अधिकार दे दिया। वास्तविक स्वामी बन जाती है। फिर हम क्या देखते हैं? बंगाल के प्रशासन पर उसका अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। नियंत्रण स्थापित हुआ। मुगल बादशाह उसका पेंशनर बन गया। मुगल बादशाह उसका क्या होता है? उसका या कंपनी का पेंशनर बन गया, यानी उसके अधीन हो गया।
मुगल बादशाह कंपनी से पेंशन पाने लगा, पेंशन पाने वाला बन गया। मुगल बादशाह पेंशन पाने वाला बन गया। पेंशन कौन लेता है? जो बूढ़ा होता है, पाने वाला बन गया। मुगल बादशाह पेंशन पाने वाला बन गया, कंपनी से पेंशन पाने वाला बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य अवध पर भी कंपनी के शासन का प्रभाव स्थापित हो गया। कंपनी के शासन का प्रभाव स्थापित हो जाता है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि बक्सर के युद्ध का बहुत अधिक दीर्घकालिक प्रभाव यहां पर उत्पन्न हो जाता है। बहुत अधिक प्रभाव यहां पर उत्पन्न हो जाता है। बिहार, अवध का मतलब पूरा यूपी नहीं होगा गोरक्षनाथ पांडे जी, पूरा यूपी अवध नहीं है ना। यूपी के नक्शे को आप देखें तो जो अवध का क्षेत्र है वह अयोध्या और उसके आसपास का क्षेत्र है। जो पूर्वांचल का आप क्षेत्र देखते हैं ना, जिसमें इलाहाबाद वगैरह भी शामिल है, वह सब अवध के हिस्से आएगा। जो भाग है आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो बहुत 4 भागों में कम से कम बुंदेलखंड का क्षेत्र अलग होगा। अवध का एक्चुअल में कहने का मतलब है कि इसका प्रभाव जो होगा वह पूर्वी भारत पर अधिक होगा। पूर्वी भारत जिसमें जौनपुर वगैरह भी शामिल है, इलाहाबाद शामिल है। अयोध्या से कंट्रोल कर रहे हैं, अयोध्या के आसपास, या लखनऊ से हम कंट्रोल कर रहे हैं। जनरली पूर्वी भारत की तरफ जो 500 किलोमीटर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश को देखते हैं, तो लगभग उसको वह कंट्रोल कर पा रहा था। संपूर्ण उत्तर प्रदेश नहीं हुआ, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की अवधारणा उसमें थी भी नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग शासन कर रहे थे। बहुत दिन बाद हम उत्तर प्रदेश का नाम देखते हैं। पहले संयुक्त प्रांत आ जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस पहले इसको कहा करते थे। उत्तर प्रदेश तो स्वतंत्रता के बाद कहने लग जाते हैं, पहले उत्तर प्रदेश नाम ऐसे हुआ नहीं करता था। ठीक है बच्चे, आज लेकिन क्लास को यही रखेंगे। जैसा कि मैंने कहा था 1.5 आवर ही लेते हैं, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे आदत ऐसी लग रहा है कि 1.5 घंटे की क्लास बहुत बड़ी क्लास नहीं हो रही है। 2 घंटे की क्लास भी आसानी से हो जा रहा है। 2 घंटे की क्लास में आपको भी बहुत थकावट नहीं होती होगी, मैं तो खैर लेता ही रहता हूँ। तो यहाँ 1.5 घंटे की क्लास लगता है कि शायद 1 घंटे की क्लास हुई है। मुझे तो बड़ा तेज़ी से लगा कि समय नीचे निकल जाता है, क्योंकि बहुत सारी बातों को यहाँ पर सीख रहे होते हैं। प्रयास ये मेरा है कि छोटी छोटी बातों को लिख करके आपके पास ऐसा मटेरियल दे दूँ कि मैं रहूँ ना रहूँ, यानी मैं सामने हूँ या ना हूँ, आप उसको रिवीजन करेंगे तो भाषा अब ऐसी सरल आपके पास है, उसको सिर्फ आपको रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है, अपनी ही कॉपी को पढ़ना है। और जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते उनके लिए फिर मुश्किल होगी पूरे कोर्स को कभी भी याद करना। और बेसिक हमारा यहीं तैयार होगा। अगर बेस यहाँ तैयार नहीं हुआ तो आगे भी आपको दिक्कत ही होगी। इनडायरेक्ट आधा भारत गुलाम बन गया, कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। आधा मतलब तो एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन उत्तर भारत में तो अच्छा खासा प्रभाव हो गया, बंगाल है, बिहार है। अवध पर डायरेक्ट प्रभाव नहीं आया, अवध को वो डायरेक्ट नहीं ले रहा, प्रभाव ले रहा है मतलब उस पर, लेकिन इनडायरेक्टली हम अधिकार करते हैं। अवध का विलय तो 1856 में, यानी 100 साल बाद जाकर करेगा। अवध पर भी ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया, लेकिन 1856 में जाके किया। यहां पर इनडायरेक्टली हमने प्रभाव स्थापित कर दिया। चलिए, मैं मिलता हूं अभी शाम की 6 बजे की क्लास में यूट्यूब पर। फिर मैं मिलता हूं आपसे जैसे चल रहा होता है। लेकिन कल सुबह 8 बजे सेशन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वाला। उसमें अगर अपनी शक्ति आजमाना चाहें तो सुबह 8 बजे आ जाइए वरदान वाले सीरीज में, जहां पर कि जो सुपर 60 में जहां तक मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछूंगा। जो ब्रिटिश काल का ही है, जो आर्थिक वगैरह का भाग है, वहीं से प्रश्न आएंगे। तो देखिए, अगर शक्ति आजमाना है तो आ सकते हैं। बाय एंड टेक केयर।